जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक 19 साल का बच्चा दुनिया का नक्शा बदल सकता है, तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। मतलब 19 साल का बच्चा जो है वो क्या ही कर सकता है। लेकिन 1914 में एक 19 साल के बच्चे की वजह से हमें एक ऐसा युद्ध देखने को मिलता है जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसने यूरोप का पूरा नक्शा बदल दिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड वॉर वन की। और आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर वन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1914 में यूरोप में हमें एम्पायर्स देखने को मिलते थे, जैसे कि ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, जैसे कि जर्मन एम्पायर, जैसे कि रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, और कुछ देश थे जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली। अब यहां पर खास बात यह थी कि बहुत सारे देशों में उस वक्त मोनार्की चलती थी, मतलब राजाशाही जो है वो हमें देखने को मिलती थी। और कुछ ही ऐसे देश थे जहां पर डेमोक्रेसी जो है उसका बोलबाला था, जैसे कि फ्रांस, सैन मेरिनो एंड स्विट्जरलैंड। अब देखिए, जो ईस्टर्न यूरोप है वहां पर भी कुछ ऐसे देश थे जैसे कि सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया एंड बुल्गारिया, जिसे हम बाल्कन स्टेट्स के नाम से जानते हैं। अब आप लोग ये सोचोगे कि मैं ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं। देखिए, किसी भी युद्ध को समझने के लिए उसकी मैप को समझना, उसकी ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशंस इन देश की अगर आपको पता चल जाती है तो इतिहास को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो आइए अब यहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशंस इन देशों की जानने के बाद हम यहाँ पर अब पॉलिटिकल सिनारियो जो है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, साल था 1878 का, जहां पर रशिया और ऑटोमन एम्पायर के बीच में एक युद्ध होता है। रशिया बेसिकली हेल्प कर रहा था बाल्कन कंट्रीज की ऑटोमन एम्पायर से छुटकारा पाने के लिए। और इस युद्ध के कंक्लूजन में 1878 में एक ट्रीटी ऑफ बर्लिन होती है, और उसके तहत ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर जो है उनको ये पार दी जाती है कि वो जो बोस्निया और हजरगोविना का जो रीजन है उसको एडमिनिस्टर कर सकता है। हालांकि ये जो देश है ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किया जा सकता है ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर के। लेकिन 1908 तक आते आते जो ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर है उनकी हंगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो इन रीजन्स को एनेक्स कर लेते हैं, अपने ताबे में ले लेते हैं। अब इस दौरान जो बुल्गारिया है उसको आजादी मिल जाती है। अब यहाँ पर आप जो फीलिंग है बोस्निया और हेजेगोविना की, वो आप समझिए कि 400 साल तक वो ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में रहता है। देन उसके बाद वो किसी और देश के अंडर में चला जाता है। तो मतलब वहां के जो लोग थे उससे बड़े नाराज हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो उसकी नेबरिंग कंट्री है सर्बिया, वहां के भी लोग जो है काफी खफा थे, क्योंकि ये जो लोग हैं ये एथनिकली भी कनेक्टेड थे और जियोग्राफिकली भी यहाँ पर कनेक्टेड थे। तो ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर के द्वारा जो इन्वेजन किया गया, इससे सर्बिया जो है वो भी काफी खफा हुआ और उसने कंप्लेंट की कि ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर सिर्फ बोस्निया को एनेक्स नहीं कर रहा है बल्कि हमारे पूरे साउथ स्लाव को एनेक्स कर रहा है। ये बेसिकली एक एथेनिक ग्रुप जो है वो मानते थे अपने आप को, और साउथ स्लाव कंट्री की जो मांग है वो भी इन्होंने की थी। अब ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर इतना बड़ा था, उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने सीधे मेन एम्पायर से, मतलब रशियन एम्पायर जो है उनसे बात की, उनको कहा कि देखो भाई, हम यहाँ पर ये जो कंट्रीज है इनको इन्वेड कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब रशियन एम्पायर जो है उनके द्वारा भी बोला गया है कि भाई ठीक है, हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रशियन एम्पायर है, क्या वो इतने हल्के में मान जाएगा? उसने भी मांग की, रशिया ने मांग की कि जो ऑटोमन एम्पायर के ताबे में स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है वो हम यहाँ पर ले लेंगे और आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर उसमें मान गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ कि रशिया में काफी स्लाविक लोग थे और वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे जो स्लाविक लोग हैं उन पर कोई और देश कब्जा कर रहा है और आप वहां पर मिली भगत के थ्रू अपना जो एजेंडा है वो पूरा कर रहे हैं। और रशिया जो है वो इतना मजबूत नहीं था, इसके वजह से वो हार मान लेता है अपने ही लोगों के सामने, और इसके वजह से रशिया जो है वो यहाँ पर सर्बिया को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। अब हम आते हैं 1909 में। तो ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर जो है उसको पता चल जाता है कि रशिया अब सर्बिया का साथ दे रहा है, मतलब अब वो हमारा दुश्मन जो है वो बन रहा है। तो वो मुड़ता है जर्मन एम्पायर की तरफ और जर्मन एम्पायर को पूछता है कि देखो भाई, अब सर्बिया जो इतना फड़फड़ा रहा है उस पर अगर हम कब्जा जमा ले, उसको अगर हम एनेक्स कर ले, तो रशिया जो है वो बीच में आ सकता है, और अगर रशिया बीच में आया तो क्या आप हमारा साथ देंगे? तो जर्मन एम्पायर बोलता क्यों नहीं, आप तो हमारे अपने हैं और हम आपका साथ क्यों नहीं दे सकते हैं। ये चीज रशियन एम्पायर को पता चलती है, रशियन एम्पायर डर जाता है, तो उनके पुराने दुश्मन मतलब कि फ्रांस जो है उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि देखो भाई, जो
ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, जर्मन एम्पायर है, वो यहाँ पर सर्बिया पर अटैक कर सकते हैं। तो अगर वो अटैक करे तो क्या आप हमारा साथ देंगे उनसे लड़ने के लिए? फ्रांस बोलता है कि देखो यार, तुम्हारा देख लो, मैं इतना दूर हूं, मैं काय को बीच में पड़ू, मेरे को यहाँ पर बीच में नहीं पड़ने का है। तो रशियन एम्पायर जो है वो यहाँ पर शांत बढ़ जाता है, और इस तरीके से जो एनेक्सेशन यहाँ पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के द्वारा किया गया था वो एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर उसे करना ही पड़ता है। तो यहां से तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो दुश्मनी है देशों के बीच में वो यहां पर बढ़ती ही जा रही थी। मतलब जो हेट्रेड है अलग अलग देशों के बीच में वो यहां पर बढ़ता ही जा रहा था। वो होता है ना कि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो अगर समझ लीजिए कि किसी मॉल में गए हैं शॉपिंग करने के लिए, और मॉल में जाने के बाद यहाँ पर जो गर्लफ्रेंड है वो कोई कपड़े चेंज करके आई और उसने पूछी कि मैं कैसी दिख रही हूँ, और बॉयफ्रेंड अगर बोल दे कि तुम्हें जिम जाने की ना थोड़ी जरूरत है, तो गर्लफ्रेंड जो है सीधी ब्रेकअप करके चली जाती है। बॉयफ्रेंड को लगता है इतनी सी तो बात मैंने बोली थी, इतनी सी ही बात थी, इस पर ब्रेकअप करने की क्या जरूरत थी। लेकिन उस बॉयफ्रेंड को ये नहीं पता था कि जो हेट्रेड है गर्लफ्रेंड के मन में वो काफी पहले से चलता आ रहा था। आपने जो गीला टॉवेल बेड पे रखा होगा, आपने जो जूते कहीं पर भी फेंके होंगे, आपने जो सॉक्स कहीं पर भी फेंके होंगे, ये बिल्डअप होता जा रहा था, और फाइनल जो ट्रिगरिंग पॉइंट था वो था कि आपने उसको इनडायरेक्टली मोटी बोल दिया था। तो यहां पर भी जो हेट्रेड है वो बिल्डअप होता जा रहा था देशों के अंदर। अब यहां पर जो ट्रिगरिंग पॉइंट है वो चाहिए था जिससे कि एक विश्व युद्ध जो है वो देखने को मिले, और ये ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था? यही था 19 साल का बच्चा बोस्निया, जिसे एनेक्स कर लिया गया था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के द्वारा। तो वहां पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बिल्डअप हो जाते हैं इंडिपेंडेंस के लिए। अब इसी दौरान 28 जून 1914 को जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस है फर्डिनांड, वो एक ऐसे दौरे पर निकलते हैं अपनी ही एनेक्स टेरिटरी मतलब बोस्निया के अंदर। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उनके साथ होने क्या वाला है। तो वहां पर जो भी रिवॉल्यूशनरी थे उनमें से एक ने उन पर बॉम्ब फेंक दिया। अब वो जो बॉम्ब है वो उनकी गाड़ी पर टकराया तो सही, लेकिन टकराने के बाद वो रोड के उस तरफ गिर गया जिससे कि जो फर्डिनांड है वो यहाँ पर बच गया। अब वो वहां से फटाफट 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 भागकर तो निकला, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जितने भी लोग इंजर्ड हुए थे तो उनको देखने के लिए वो हॉस्पिटल जा रहा था। अब हॉस्पिटल जाते वक्त वो गलती से गलत टर्न जो है वो ले लेता है। अब गलत टर्न लेने के बाद गाड़ी को रिवर्स लेते वक्त उसे पता चलता है कि वहां पर एक 19 साल का रिवॉल्यूशनरी बच्चा उनका इंतजार कर रहा है, और वो उस पर गोलियां चला देता है, और इस तरीके से जो फर्डिनांड है उसकी मौत हो जाती है, असैसिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर आग बबूला हो जाता है। और इतने वर्षों से जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था सर्बिया को एनेक्स करने की, वो अब इसकी घोषणा कर देता है और सर्बिया पर अटैक कर देता है। अब सर्बिया का साथ कौन दे रहा था? रशिया। तो रशिया देखता है कि भाई यहाँ पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो सर्बिया पर अटैक कर रहा है, चलो हम भी चले जाएंगे सर्बिया का साथ देने। अब जैसे ही यहाँ पर सर्बिया का साथ देने रशिया आता है, तो काफी पहले याद कीजिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने जर्मन एम्पायर से बात की थी कि अगर रशियन एम्पायर आता है तो क्या आप हमारा साथ दोगे? तो आप हमारे अपने हैं कहकर जर्मन एम्पायर जो है वो भी यहाँ पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का साथ देने के लिए अब हालांकि फ्रांस जो है उसने उस वक्त रशिया को कहा था कि हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फ्रांस जो है वो इसमें पड़ जाता है और फ्रांस पहुंच जाता है रशियन एम्पायर का साथ देने के लिए। दोस्तों अब याद कीजिए ऑटोमन एम्पायर जिसकी दुश्मनी थी रशिया के साथ, तो वो पहुंच जाता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और जर्मन एम्पायर का साथ देने के लिए। अब यहाँ पर और देश जुड़ चुका है, तो यहाँ पर जो फ्रांस और रशिया है वो बोलते हैं यूके को कि भाई आपको हमारा साथ तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ ट्रिपल एंटेंटे, जिसके तहत ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस ये तीनों एक साथ आ जाते हैं, और इस तरीके से हमें एक बड़ा युद्ध जो है उसका आरंभ होता हुआ देखने को मिलता है। और इस युद्ध के दौरान बाकी भी जो देश है जैसे जापान, यूएसए, ये भी यहां पर शामिल हो जाते हैं, और इस तरीके से हमें वर्ल्ड वॉर 1 देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमें अब दो गढ़ देखने को मिलते हैं, अलाइड पावर और सेंट्रल पावर। जर्मनी स्टार्टिंग से ही फटाफट अग्रेसिवली जो वॉर है वो डिक्लेयर करता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे फ्रांस और रशिया। तो फ्रांस पर डायरेक्टली आर्मी भेजने के बजाय वो बेल्जियम के थ्रू अपने जो सोल्जर्स है उसको भेजता है, और काफी हद तक वो इन्वेड भी कर लेता है। मतलब पेरिस तक जस्ट वो पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। अब उसी वक्त जब ये फ्रांस पर अटैक करता है तो ब्रिटेन भी जर्मनी पर अटैक जो है वो कर देता है, वॉर डिक्लेयर कर देता है, और फ्रांस की मदद के लिए पहुंच जाता है। अब वहां पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पर सोल्जर्स को गड्ढा जो है वो करना पड़ता है,
मतलब इस साइड फ्रांस के और दूसरी साइड जर्मनी के, इस तरीके से वो गड्ढा करके अंदर रहते हैं सोल्जर्स, और ऊपर कंटिन्यूअसली जो बम्बार्डिंग है, गोलियां है, वो शुरू रहती है। इस तरीके की एक खतरनाक पोजीशन में जो सोल्जर्स है वो रहते हैं, मतलब मेंटल टॉर्चर, सारी चीजें उनको वहां पर सहना पड़ता है। अब जो बाकी कॉलोनीज थी, जो इन देशों की बाकी कॉलोनीज थी, वहां पर भी जो जंग है वो हमें देखने को मिलती है। जर्मनी यहाँ पर काफी अग्रेसिवली जो है वो घुसपैठ करता है। जर्मनी के जो अलायंस थे वो काफी घुसपैठ जो है वो कर देते हैं। इवन रशिया अगर आप देखोगे तो रशिया भी यहाँ पर काफी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जो यूएसए है, अब वो वहां पर थोड़ा बहुत तैनात हो रहा है कि यार अब हमको यहाँ पर वॉर में उतरना पड़ेगा, और जर्मनी को ये पता है कि अगर हम थोड़ा और रुक गए तो हो सकता है कि यूएसए यहाँ पर वॉर में आ जाए, और हो सकता है कि हमें यहाँ पर शिकस्त जो है वो झेलनी पड़े। इसीलिए वो पूरी जान लगा देता है फाइनली कि हम यहाँ पर जो फ्रांस है उसको हरा दे। लेकिन 1917 आ जाता है, रशिया जो है वहां पर रशियन रिवॉल्यूशन हो जाता है, रशिया बैकआउट कर देता है। जर्मनी काफी खुश हो जाता है कि चलो भाई अब यहाँ पर हम जीतने ही वाले हैं। लेकिन उतने में यूएसए जो है अब वो वॉर डिक्लेयर कर देता है, और जब यूएसए वॉर डिक्लेयर करता है तो वहां पर जो फ्रांस और जर्मनी की यहाँ पर चल रही थी झगड़े, उसमें यूएसए आ जाता है, पूरी तरीके से जर्मनी जो है उसको खदेड़ देता है, और बाकी भी जगहों पे जहां पर जर्मनी ने अटैक किया था सभी जगहों को वहां पर खदेड़ दिया जाता है, और इस तरीके से जर्मनी की शिकस्त, मतलब बेसिकली जो सेंट्रल पावर है उनकी शिकस्त होती है। तो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर जो है उसका अंत होता है बहुत सारी ट्रीटीज के साथ, और जर्मनी की ह्यूमिलेटिंग डिफीट हमें देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वर्ल्ड वॉर की पूरी स्टोरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।